हेलो गाइस, सानू के नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त, अच्छे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। चलो गाइस, आज हम देखते हैं। कल हमने देखा था शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार से परिचय, उसकी परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान का एक टीचर के लिए की क्या उपयोगिता है, उसके क्षेत्र, इन सब के बारे में देखा था। और आज हम देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, शिक्षण या विद्यालय की प्रभावशीलता में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका आदि के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। चलो गाइज, हम देखते हैं। सबसे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब देखते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो चलो आज की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है। कक्ष में शिक्षक द्वारा अपने विषय वस्तु आधारित ज्ञान को बालक बालिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। कक्ष में शिक्षक द्वारा अपने विषय वस्तु आधारित ज्ञान को बालक बालिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। किसे कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया? बालक बालिकाओं में शिक्षक के द्वारा अपने विषय वस्तु आधारित ज्ञान को बालक बालिकाओं यानी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की जो भी प्रोसेस होती है उसे ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कक्ष में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु आधारित ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। क्या? कक्ष में शिक्षक एवं शिक्षार्थी यानी टीचर एवं स्टूडेंट के मध्य विषय वस्तु आधारित ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। नोट लगाकर लिखेंगे कि शिक्षण में अधिगम निहित होता है, लेकिन अधिगम में शिक्षण निहित नहीं होता। क्या समझे गाइज? कि शिक्षण में अधिगम निहित होता है, यानी कि शिक्षण में अधिगम निहित होता है, लेकिन अधिगम में शिक्षण कभी भी निहित नहीं होता। तो एक क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निर्भर करती है। क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निर्भर करती है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी और ऑप्शन डी है शिक्षण विधियां। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। आगे हम देखते हैं शिक्षण का अर्थ एवं प्रकार। शिक्षण का अर्थ एवं प्रकार देखने के अंतर्गत हम सबसे पहले देंगे औपचारिक शिक्षण या संकुचित अर्थ में कि औपचारिक शिक्षण क्या है। औपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? तो निश्चित समय, स्थान एवं विषय वस्तु तथा परंपरागत विधियों के आधार पर विद्यालय की चार दीवारी के भीतर किया जाने वाला शिक्षण औपचारिक शिक्षण कहलाता है। किसे कहते हैं औपचारिक शिक्षण? जो विद्यालय के चार दीवारी के अंदर जो कुछ भी सिखाया जाता है वो औपचारिक शिक्षण कहलाता है। यानी कि निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विषय वस्तु, परंपरागत विधियां, विद्यालय की चार दीवारी के भीतर किया जाने वाला शिक्षण औपचारिक शिक्षण कहलाता है। नोट: औपचारिक शिक्षण का मुख्य केंद्र विद्यालय व मुख्य दूरी शिक्षक होता है। यानी औपचारिक शिक्षण का मुख्य केंद्र तो होता है विद्यालय और मुख्य दूरी होता है टीचर। नोट: प्रोबेल के अकॉर्डिंग औपचारिक शिक्षण ने प्रोबेल
औपचारिक शिक्षण की फ्रोबेल ने एक डेफिनेशन दी है कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है, यानी बालकों का उद्यान बालोद्यान विद्यालय का कुशल माली है। बालक तो एक पौधा है और शिक्षक माली है, तो इसलिए फ्रोबेल ने कहा है शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। अनौपचारिक प्लस औपचारिक शिक्षण यानी कि व्यापक अर्थ में अनौपचारिक शिक्षण किसे कहते हैं? अनिश्चित समय, स्थान, विषय वस्तु, नवीन शिक्षण विधियां, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के आधार पर विद्यालय की चार दीवारी के बाहर घर परिवार में किया गया शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है। यानी कि विद्यालय की चार दीवारी के अंदर किया गया शिक्षण तो औपचारिक शिक्षण, और विद्यालय की चार दीवारी के बाहर कहीं भी घर परिवार मैदान खेल का मैदान आदि में किया गया शिक्षण कार्य शिक्षण अधिगम अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है, जिसको निश्चित एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं कि निश्चित समय, स्थान, विषय वस्तु, नवीन शिक्षण विधियों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के आधार पर शिक्षण कार्य करना अनौपचारिक शिक्षण कहलाता है, जो विद्यालय की चार दीवारी के बाहर घर परिवार में किया गया है। अनौपचारिक शिक्षण का मुख्य केंद्र तो परिवार होता है तथा मुख्य धुरी माँ होती है, और औपचारिक शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है? विद्यालय, और मुख्य धुरी शिक्षक होता है। और अनौपचारिक शिक्षण का मुख्य केंद्र परिवार और मुख्य धुरी माँ होती है। इसके अंतर्गत फ्रोबेल ने कहा है कि माताएं अनौपचारिक शिक्षा की कुशल अध्यापिकाएं होती हैं। और औपचारिक शिक्षण के बारे में फ्रोबेल ने कहा है कि शिक्षक बालो उद्यान का कुशल माली है। वहीं फ्रोबेल ने अनौपचारिक शिक्षण के बारे में कहा है कि माताएं अनौपचारिक शिक्षा की कुशल अध्यापिकाएं होती हैं। आगे देखते हैं गाइस, पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग बालक सर्वोत्तम अपने परिवार से सीखता है, अतः बालक का परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय या पाठशाला कहलाती है। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि बालक सर्वप्रथम अपने परिवार से सीखता है तथा बालक का परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय या पाठशाला होती है और प्रथम गुरु माँ होती है। आगे हम देखते हैं शिक्षण की परिभाषाएं, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है B.O. स्मिथ के अकॉर्डिंग शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो बालक बालिकाओं में सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। B.O. स्मिथ के अकॉर्डिंग शिक्षण क्या है? शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो बालक बालिकाओं में सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। वहीं प्रोफेसर स्मिथ ने दूसरे शब्दों में कहा है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रोफेसर स्मिथ ने एक बार कहा है शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो बालक बालिकाओं में सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। वहीं दूसरे शब्दों में स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं बर्ट के अकॉर्डिंग। बर्ट ने शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। बर्ट ने कहा है कि शिक्षण है ना अधिगम के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। यह कहा है बर्ट ने। हम्प और डक्कन के अकॉर्डिंग शिक्षण में चार तत्व निहित होते हैं। हम्प एवं डक्कन के अकॉर्डिंग शिक्षण में चार तत्व निहित होते हैं। नंबर 1 है योजना, नंबर 2 है निर्देशन, नंबर 3 है मापन, नंबर 4 है मूल्यांकन। योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन, ये चार तत्व निहित होते हैं किसके अकॉर्डिंग? हम्प एवं डक्कन के अकॉर्डिंग। आगे हम देखते हैं डेविस के अकॉर्डिंग शिक्षण चार तत्वों से निहित प्रक्रिया है। नियोजन, निर्देशन, अग्रसर, नियंत्रण। हम्प और डक्कन के अकॉर्डिंग तो है योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। वहीं डेविस के अकॉर्डिंग है नियोजन, निर्देशन, अनुसरण और नियंत्रण। नियोजन, निर्देशन, अग्रसर,
नियंत्रण डेविस के अकॉर्डिंग, और हम्प और ढक्कन के अकॉर्डिंग योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। दोनों में 4-4 तत्व बताए हैं। हम्प और ढक्कन ने 4 तत्व बताए, योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। डेविस ने 4 तत्व बताए, नियोजन, निर्देशन, आकर्षण और नियंत्रण। इनको याद करना गाइस। हम्प और ढक्कन के अकॉर्डिंग तीन तत्व देके चौथा डेविस के अकॉर्डिंग देके पूछेगा कौन सा गलत है, या 4 डेविस की 4 में से 3 देके एक हम्प और ढक्कन का देके पूछेगा कौन सा गलत है। तो इनको सही से याद कर लेना। आगे हम देखते हैं हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अकॉर्डिंग। हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अकॉर्डिंग शिक्षण क्या है? तो हम हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अकॉर्डिंग शिक्षण एक अंतःव्यक्तिक प्रभाव है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु प्रदान किया जाता है। क्या है? शिक्षण एक अंतःव्यक्तिक प्रभाव है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में परिवर्तन करने हेतु प्रदान किया जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अकॉर्डिंग, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है। आगे हम देखते हैं शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं। शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया या अंतःक्रिया है। आमने सामने की प्रक्रिया शिक्षण है, मतलब कि टीचर और अभ्यर्थी के बीच के अंतर्गत आमने सामने आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षण में आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण को प्रभावित करने से है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करने से। अधिगम क्या होता है? व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है, कि किसी बालक के व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम होता है। तो अधिगम, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना है। नंबर 3 है शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के शिक्षण कार्य संभव नहीं है। शिक्षण किसी न किसी उद्देश्य से ही करवाया जाता है। तो शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है और शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। विशेषताओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता शिक्षण की नहीं है, या कौन कौन सी विशेषताएं शिक्षण की हैं। ऐसे कथन और कारण या सम्मिलित करने, या 3 और 4 क्वेश्चन में से उपरोक्त सभी ऐसे क्वेश्चन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं के को भी अच्छे से देखना कि शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना है। शिक्षण एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है और शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। 5वीं शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण ज्ञान में वृद्धि की प्रक्रिया है। 6 है शिक्षण अधिगम वृद्धि की प्रक्रिया है। शिक्षण एक समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षण अनौपचारिक और औपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक अमूर्त संज्ञा है। शिक्षण एक कला है। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। शिक्षण एक आंतरिक क्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक पथ प्रदर्शन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। दोबारा से देखेंगे। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञान में वृद्धि की प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम वृद्धि की प्रक्रिया है। शिक्षण एक समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक अमूर्त संज्ञा है। शिक्षण एक कला है। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक पथ प्रदर्शन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ये थे शिक्षण के उद्देश्य। अब आगे देखते हैं शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। शिक्षण की विशेषताएं देख ली हमने। शिक्षण की विशेषताएं देख ली। शिक्षण की विशेषताओं के बाद में देखेंगे हम शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। तो शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है बालक बालिकाओं के अधिगम को प्रभावी बनाना। बालक बालिकाओं यानी विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावी बनाना शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है।
वहीं दूसरा उद्देश्य है बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना। बिल्कुल, कि बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना ही प्रभावी शिक्षण है। नंबर 3 है विषय वस्तु आधारित ज्ञान को बालक बालिकाओं तक यथार्थ रूप में पहुंचाना। कि विषय वस्तु आधारित ज्ञान को बालक बालिकाओं तक यथार्थ रूप में पहुंचाना। नंबर 4 पे है बालक बालिकाओं में सीखने की रुचि उत्पन्न करना। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बालक बालिकाओं में सीखने की रुचि उत्पन्न करना। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। तो दोबारा से देखेंगे शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में नंबर 1 है बालक बालिकाओं के अधिगम को प्रभावी बनाना, बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना, विषय वस्तु आधारित ज्ञान को बालक बालिकाओं तक यथार्थ रूप में पहुंचाना, बालक बालिकाओं में सीखने की रुचि उत्पन्न करना, शिक्षक या शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। आगे हम देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण की विशेषताएं देख ली, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य देख लिए। अब देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें सबसे पहले है कक्ष की संवेगात्मक स्थिति। कक्ष की संवेगात्मक स्थिति भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी शिक्षक अधिगम को प्रभावित करेगा। कक्ष की भौतिक संसाधन भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अधिगम योग्य वातावरण भी शिक्षण अधिगम को जैसा वातावरण होगा वैसा ही शिक्षण होगा। जैसे भौतिक संसाधन होंगे, यदि भौतिक संसाधनों की कमी होगी तो वैसा ही शिक्षण अधिगम होगा। मनोवैज्ञानिक वातावरण अच्छा होगा तो शिक्षण अधिगम भी अच्छा होगा। संवेगात्मक वातावरण कैसा है जैसा ही शिक्षण अधिगम होगा। उसी के आधार पर शिक्षक का व्यक्तित्व भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे शिक्षक का व्यक्तित्व जैसे कि रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? शिक्षण अधिगम शिक्षण में रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, सीखने के लिए भी प्रेरित करने वाला होना चाहिए शिक्षक। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, चरित्रवान होना चाहिए शिक्षक, शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। एक शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो दोबारा देखना, शिक्षक के व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? रुचि उत्पन्न करने वाला, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने वाला, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, शिक्षण विधियों का पूर्ण ज्ञान होना, चरित्रवान होना और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए टीचर का। आगे देखेंगे 6 नंबर पे कक्ष व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कक्ष की व्यक्तिक विभिन्नता भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आगे हम देखते हैं, नोट लगाकर लिखना। एडम्स महोदय ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। एडम्स ने द्विमुखी माना है, जॉन डेवी ने और रायबर्न ने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तो एडम्स महोदय ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को द्विमुखी माना है। और कौन कौन सी प्रक्रिया में कौन कौन मान्य है? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया के द्विमुखी अंग माने हैं। किसने? एडम महोदय ने। वहीं जॉन डीवी और रायबर्न ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जिसके अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी आश्रित चर होता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा परिचर्चा होती है, इसलिए इसे मध्यस्थ चर माना है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और आश्रित चर शिक्षार्थी होता है। वहीं आगे नोट लगाकर लिखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, अवबोध स्तर मॉरिसन के अकॉर्डिंग, चिंतन स्तर हंट ने दिया था। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर किसने दिया? हर्बर्ट ने। अवबोध स्तर किसने दिया? मॉरिसन ने। और चिंतन स्तर किसने दिया? हंट ने। आगे हम देखते हैं विद्यालय की प्रभावशीलता में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका। कि विद्यालय की प्रभावशीलता में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे विद्यालय विकास योजना का निर्माण करने में उपयोगी कौन? शिक्षा मनोविज्ञान।
विद्यालय विकास योजना का निर्माण करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वहीं अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होती है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। नंबर 3 पे है विद्यालय की साज सज्जा में भी सहायक होती है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। नंबर 4 है विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करने में भी सहायक होती है। नंबर 5 है विद्यालय समय सारणी का निर्माण करने में भी सहायक होती है। नंबर 6 है विद्यालय के कार्मिकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करने में भी सहायक होती है। तो दोबारा से देखेंगे विद्यालय की प्रभावशीलता में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका। नंबर 1 है विद्यालय विकास की योजना निर्माण में उपयोगी, अनुशासन स्थापित करने में सहायक, विद्यालय की साज सज्जा करने में सहायक, विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक, विद्यालय समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, विद्यालय के कार्मिकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करने में सहायक। तो आज का टॉपिक ये था जो हमने पूरा किया। कल हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित अगला टॉपिक अधिगमकर्ता का विकास या बाल विकास। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।